हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से स्वागत है आपका स्मार्ट एजुकेशन चैनल में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैंने पिछली वीडियो में आपको 24 प्रश्न करा चुका था मैं टीईटी के साइंस सब्जेक्ट के। और इस वीडियो में जो है ओल्ड पेपर के जो मैं उससे आगे वाले क्वेश्चन कराने वाला हूं। इसमें जो मैं आपको कराने वाला हूं, जो आपके टीईटी में ओल्ड पेपर था वो था 20 फरवरी का 2019। उस सुबह की शिफ्ट में जो साइंस सब्जेक्ट टीईटी में जो क्वेश्चन आंसर पूछे गए थे, तो उनको मैं लेकर आया हूँ कुछ क्वेश्चन। इसके बाद मैं अगली वीडियो में और आगे के क्वेश्चन लेके आऊँगा, आपके लगभग 200 से 300 क्वेश्चन करा दूंगा, ताकि आपको क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको अपनी तैयारी में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। तो चलिए देख लेते हैं हमारा आज का 25वां प्रश्न, क्योंकि 24 प्रश्न मैं पिछली वीडियो में करा चुका हूँ। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को भी जरूर देख लें। हमारा पहला प्रश्न है जो इसमें देख लेते हैं। यदि ध्वनि तरंगें एक माध्यम से प्रसारित हों तो क्या होता है? यदि कोई भी ध्वनि तरंग किसी माध्यम से प्रसारित होती हैं तो उस वहाँ पर क्या होता है, उस माध्यम में क्या होता है? तो इसमें आपके ऑप्शन है। माध्यम के कण तरंग के प्रसार की दिशा में लंबवत स्थानांतरित होते हैं। बी ऑप्शन है माध्यम के कण विषम अवस्था में होते हैं। तीसरा ऑप्शन है आपका माध्यम के कण उसकी मध्य स्थिति के समीप इधर उधर गतिशील होते हैं। और चौथा आपका ऑप्शन है माध्यम के कण भी प्रसारित होते हैं। तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो है आपका तीसरा। माध्यम के कण जो होते हैं अपनी स्थिति जहाँ पर भी होते हैं उधर इधर उधर गतिशील होने लगते हैं। ध्वनि के बारे में कुछ पॉइंट आप जान लीजिए। ध्वनि तीनों माध्यम में गति कर सकती है। ठोसों में अधिक तेजी से गति करती है, द्रव में थोड़ी धीमी और वायु में उससे कम भी करती है। एल्यूमिनियम में सबसे तेज स्पीड से ध्वनि की तीव्रता होती है। 26वां प्रश्न है हमारा। तालाब संवर्धन प्रणालियों के लिए चयनित की गई सामान्य मछलियाँ कौन सी हैं? तो तालाब में पालने के लिए हमारे देश में जो है किन मछलियों का चयन किया गया है कि इनको पालना चाहिए? इसमें पहला ऑप्शन है आपका सार्क और रे। सार्क और रे। दूसरा ऑप्शन है आपका सार्डिन और मैकेरल। इसके बाद तीसरा ऑप्शन है आपका म्यूलेट्स, भेटकी और पाल स्पॉट। इसके बाद नेक्स्ट फोर्थ ऑप्शन है आपका कतला, रेहू, मृगल, सामान्य कॉर्प या ग्रास कॉर्प भी कहते हैं इसको। सामान्य कॉर्प और ग्रास कॉर्प, ग्रास मछली भी कहलाती है। तो इसमें जो है हमारे अगर इंडिया की बात मैं बात करूँ आपको, तो चौथा ऑप्शन सही है। हमारे यहाँ तालाबों में मोस्टली आपने भी देखा होगा, आपके आसपास के तालाब होंगे तो वहाँ पर भी क्या होता है, कतला, रेहू या ग्रास है ना, मैगल, इस प्रकार की मछलियों का पालन किया जाता है। तो आपके लिए इसमें जो है सही ऑप्शन है चौथा ऑप्शन सही है दूसरे का। इसके बाद नेक्स्ट 27वां प्रश्न है। नीचे दिए गए प्रारूप मात्र समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों के ग्राम अणुओं की संख्या का प्रतिनिधित्व करने वाले एक्स वाई जेड ज्ञात करना है। मतलब जो दिया गया समीकरण है इसको हमें संतुलित करना है। दिया गए समीकरण को संतुलित करना है। क्लास 9th में पहले या दूसरे चैप्टर में समीकरणों को संतुलित कराया गया है, क्लास 9th की साइंस सब्जेक्ट में। ठीक है, तो इसमें भी हमको क्या करना है, संतुलित करना है। जो समीकरण है ये हमारे हो गए अभिकारक, और इस साइड जो होते हैं वो होते हैं उत्पाद। जो भाग लेते हैं अभिक्रिया में वो अभिकारक कहलाते हैं, जो बन के निकलता है उसको बोलते हैं उत्पाद बोलते हैं। तो इसको एक्स वाई और जेड की जगह हमको मान रखना है। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि एफ ई कितने हैं हमारे, एफ ई यहाँ पर 2 हैं, एफ ई 2 है। तो एफ ई के यहाँ पर वाई के स्थान पर हम रखेंगे 2, वाई के स्थान पर हमने रख दिया 2। अब इस साइड हम देखते हैं कि ऑक्सीजन कितने हैं। तो अभी आप देख रहे हैं 3 ऑक्सीजन ये है और एक यहाँ पर है 4। ठीक है ना, तो अभी 4 हैं। और यहाँ पर आप देख लेंगे कि 2 ऑक्सीजन हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 2। यदि मैं यहाँ पर 2 रख देता हूँ ताकि ऑक्सीजन समान हो जाए। इस साइड 4 ऑक्सीजन है तो इस साइड भी 4 ऑक्सीजन करने के लिए यदि मैं 2 रख देता हूँ तो कार्बन हमारे 2 हो जाएंगे। कार्बन कितने हो जाएंगे, 2। तो फिर यहाँ पर मुझे 2 रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कार्बन 2 है तो इस साइड भी कार्बन कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। तो यदि मैं यहाँ पर 2 रखता हूँ तो 2 कार्बन हो जाएंगे। और ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 2 यहाँ पर ऑक्सीजन हो जाएंगे, 3 ऑक्सीजन, ये तो 5 ऑक्सीजन। अब इस साइड 5 ऑक्सीजन बनाना है तो देखिए 2 यहाँ पर रखेंगे तो 2 दूनी 4 ही होंगे, 5 तो नहीं हो पाएंगे। अब आप यहाँ पर चाहे 1 रखिए, चाहे 2 रखिए, चाहे 3 रखिए, इसी प्रकार से रख सकते हैं। तो 5 ऑक्सीजन तो आप नहीं कर सकते, या तो 2 होगा या 4 होगा या 6 होगा या 8 होगा। कोई भी अंक रखने पर उसका गुणा होगा यहाँ पर। तो हम यहाँ पर क्या रखते हैं, 3 रखते हैं। अब देखिएगा 3 रखने पर संतुलित हो जाएगा। 3 रखा यहाँ पर तो 3 दूनी कितने हो जाएंगे, 6 ऑक्सीजन हो जाएंगे हमारे। 6 क्या हो जाएंगे, ओ हो जाएंगे। और कार्बन कितने हो जाएंगे, कार्बन हो जाएंगे हमारे 3। ठीक है। अब इस साइड देखेंगे ऑक्सीजन है 4, अभी कितने, 3
और एक कितना है 4, लेकिन हमको कितना करना है यहाँ पर ऑक्सीजन 6 और कार्बन 3 करना है। तो यदि मैं x की जगह पर 3 रखता हूँ तो आप देखेंगे कि हमारे जो कार्बन है वो 3 हो गए हैं और 3 यहाँ पर ऑक्सीजन हो गए। यहाँ पर 3 है तो 3 कार्बन हो जाएंगे, 3 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन ये हो गए, 3 ऑक्सीजन ये हो गए, तो 3 और 3 कितने हो जाएंगे 6 ऑक्सीजन और 3 कार्बन। यहाँ पर भी 3 कार्बन हो जाएंगे और 6 ऑक्सीजन हो जाएंगे, ठीक है। और Fe2 हो जाएगा, 2Fe। तो देखो आपका जो यहाँ पर ऑप्शन में 3 2 3 हो, एक्स बाई जेड का मान, ये एक्स का मान है, ये वाई का है, जेड का है, तो वो आपका ऑप्शन सही है। तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन है वो है आपका सेकंड वाला ऑप्शन सही है। तो समीकरण संतुलित है, क्लास 9th में है, यदि आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो संतुलित करना आप पे बन जाएगा। इस पर नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 28वां। तारों की टिमटिमाहट के लिए उत्तरदायी घटना है। तारों की टिमटिमाहट या तारे हमें टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है तो हम देख लेते हैं। हमारा पहला ऑप्शन है प्रसार और परावर्तन, प्रसार और परावर्तन। दूसरा ऑप्शन है आपका परावर्तन। तीसरा ऑप्शन है वायुमंडलीय अपवर्तन और चौथा ऑप्शन है आपका प्रसार। तो देखिए अपवर्तन के कारण एक घटना घटित होती है। प्रकाश तारों का टिमटिमाना जो है किसके कारण होती है? अपवर्तन के कारण। तो आपका तीसरा है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो है यह घटना होती है, तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तो इसमें आपका तीसरा ऑप्शन सही है, वायुमंडलीय अपवर्तन। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं 29वां प्रश्न हमारा क्या है। निम्नलिखित में से किस बीमारी को हमारे देश में लगभग खत्म कर दिया है? तो एक सबको पता है पोलियो को जो है हमारे देश में बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। तो इसमें चौथा ऑप्शन आपका सही है, जिसमें भी पोलियो है आपका चौथे ऑप्शन में है पोलियो। तो पोलियो को हमारे देश में बिल्कुल जड़ से खत्म कर दिया है। इसको हम देख लेते हैं डेंगू, मलेरिया, मस्तिष्क शोथ और पोलियो। तो पोलियो को खत्म कर चुका है हमारा देश, जो है पोलियो रहित हो चुका है। इसके बाद हमारा 23वां प्रश्न है, किसी वस्तु की गर्माहट को उसके द्वारा मापा जा सकता है। किसी वस्तु की गर्माहट को किसके द्वारा मापा जा सकता है, मतलब उसके द्वारा, मतलब इसमें से बताना है आपको ऑप्शन में से। तो गर्माहट को हम किसके द्वारा मापते हैं देख लेते हैं। आयतन के द्वारा? नहीं, आयतन के द्वारा नहीं मापते हम। तापमान के द्वारा, आकार के द्वारा, घनत्व के द्वारा। तो किसी वस्तु की गर्माहट को उसके तापमान के द्वारा मापते हैं। तो सेकंड ऑप्शन इसमें आपका सही है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं 31। एक पेंडुलम एक पेंडुलम के दोलन की आकृति 1 हर्ट्ज से है, ठीक है। दोलन की अवधि क्या है? यदि एक पेंडुलम जिसकी आवृत्ति 1 हर्ट्ज है ना, एच जेड है 1 हर्ट्ज, आवृत्ति है आपकी 1 हर्ट्ज, 1 एच जेड, ठीक है। तो दोलन की अवधि क्या है, आपको दोलन की अवधि बतानी है। तो 1 हर्ट्ज यदि इसकी आवृत्ति है तो दोलन की अवधि भी क्या होगी? 1 सेकंड होगी। क्यों? क्योंकि आवृत्ति जो होती है हर्ट्ज पर सेकंड होती है, हर्ट्ज पर सेकंड। आपने आवृत्ति का जो फॉर्मूला पढ़ते होंगे, एक आवृत्ति जो होती है क्या होती है? आवृत्ति इकाई क्या होती है आवृत्ति की? हर्ट्ज पर सेकंड, हर्ट्ज पर सेकंड। तो एक आवृत्ति 1 सेकंड का समय लेगी, ठीक है ना। एक आवृत्ति कितने समय लेगी? 1 सेकंड का। तो इसमें आपका तीसरा ऑप्शन सही है, तीसरा 1 सेकंड है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हमारा। थोड़ा गलत टाइप हो गया है, यहाँ से था, ठीक कोई बात नहीं। 10 किलोग्राम द्रव्यमान का एक निकाय, ठीक है, एक द्रव्यमान का 10 किलोग्राम द्रव्यमान का एक निकाय है या एक पिंड है, एक वस्तु है जिसका मान है 10 किलोग्राम। इसके बाद 10 मीटर प्रति सेकंड कि एक सामान्य वेग से 5 सेकंड के लिए एक क्षैतिज सतह के समांतर गतिशील है, ठीक है। ऐसे क्षैतिज सतह के समांतर एक गतिशील है, एक पिंड है जो है आपका 10 केजी, 10 केजी का है आपका ये। इसके बाद एक गतिशील है, चलो ठीक है। कितने से गतिशील है? 10 मीटर प्रति सेकंड। कितना? 10 मीटर, सही से नहीं लिख पा रहा हूँ मैं, आप समझ जाइएगा, क्योंकि माउस से लिख रहा हूँ तो माउस से उतना अच्छा नहीं लिखते बनता है। 10 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से 5 सेकंड के लिए एक क्षैतिज, टी है आपका, समय है आपका 5 सेकंड, इतना याद रखना है आपको, 5 सेकंड के लिए क्षैतिज सतह के समांतर गतिशील है। इस निकाय का उत्पादक त्वरण क्या है? आपको त्वरण बताना है। तो देखिए त्वरण क्या होता है, अब मैं आपको परिभाषा बताने वाला हूँ। वेग क्या होता है? वेग होता है मीटर पर सेकंड, या आप कह सकते हैं जितनी गति से कोई वस्तु जा रही है, कितने मीटर पर सेकंड से जा रही है, उसको उस वस्तु का वेग कहते हैं। तो वेग का मात्रक क्या होता है, यदि कहीं पूछ ले तो वेग का मात्रक होता है मीटर, है ना, मीटर प्रति सेकंड होता है। वेग की इकाई या पूछ ले या मात्रक पूछ ले आपसे तो क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है। अब इसमें आता है त्वरण क्या होता है।
त्वरण होता है आपका वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण बोलते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं या एक्सीलरेशन बोलते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को। और इसे ए से दर्शाया जाता है, और एक इसका यदि आपसे इकाई पूछ ले, आपकी मात्रा पूछ ले, तो इसका होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसलिए आपसे त्वरण पूछा है तो आप देखेंगे ऑप्शन में हर जगह मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा है, क्योंकि त्वरण पूछा है तो त्वरण की मात्रा क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक, अब इसने उसने पूछा है कि हमारा 1 मिनट 10 मीटर में ठीक 5 सेकंड के लिए क्षैतिज सतह की समांतर गतिशील है, उस निकाय का उत्पादित त्वरण क्या है? तो त्वरण बताना है। तो आप एक चीज देख रहे होंगे यहाँ पर कि वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है, कहीं पर भी वेग में परिवर्तन हो रहा है क्या? आप बताइए। 10 मीटर प्रति सेकंड से समान वेग से आप लिखेंगे, यहाँ पर देखने समान वेग, वेग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, वेग कम ज्यादा नहीं हुआ है, वेग बिल्कुल समान है। तो समान वेग से 5 सेकंड के लिए क्षैतिज दिशा में गति कर रही है, तो यदि वेग में परिवर्तन नहीं हुआ है तो त्वरण उत्पन्न नहीं होगा। याद रखना, वेग में परिवर्तन नहीं है तो त्वरण उत्पन्न नहीं होगा, और यदि त्वरण उत्पन्न नहीं होगा तो कोई भी त्वरण नहीं होगा। तो इसमें ऑप्शन में आप देखिएगा, जिसमें जीरो है आपका, किसमें? तीसरे ऑप्शन में। जैसे पहले में 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और आपका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसलिए तीसरा आपका सही है, 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि वेग में कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ है। और वेग में परिवर्तन की दर को ही हम क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। एक होता है आपका संवेग, संवेग होता है द्रव्यमान गुणे वेग, ठीक है ना। तो संवेग क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वेग, और संवेग का मात्रक होता है केजी, और द्रव्यमान गुणे वेग, और वेग का होता है मीटर पर सेकंड, तो केजी एम पर सेकंड। तो ये होता है संवेग का, है ना। तो इनको याद रखिएगा। तो इसमें देखो आप देखेंगे कि वेग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, इसलिए आपका कौन सा आंसर आएगा? जीरो आएगा, ठीक है, तुरंत जीरो होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हमारा। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर कथन को पूर्ण करें। आपका कथन है पदार्थ वह है जो, तो ये प्रश्न आपने यदि विज्ञान सच में पढ़ी है 9th की, इसलिए आपको इन ओल्ड एमसीक्यू से समझ में आ गया होगा कि आपको पढ़ना क्या है। आखिर ना ही आपको कोई कोचिंग की ज़रूरत है, किसी की भी नहीं है। यदि आप 8th 9th और 10th की विज्ञान की किताब के टॉपिकों को, है ना, गहराई से अध्ययन कर लें, किताब पढ़ लें, उसको गहराई से अध्ययन कर लें, आपका पेपर निकल जाएगा साइंस का 100/100% मैं गारंटी लेता हूँ आपको। क्योंकि आप देख रहे होंगे जितने भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं उन्हीं से संबंधित पूछे जा रहे हैं, उन्हीं टॉपिकों से संबंधित पूछे जा रहे हैं। ये बोला गया पदार्थ वह है जो, पदार्थ की परिभाषा यदि आपने साइंस पढ़ी होगी तो पहला प्रश्न या दूसरा प्रश्न ही यही है कि पदार्थ किसको बोलते हैं। तो पदार्थ वह है जो स्थान घेरता है, जिसका घनत्व होता है या द्रव्यमान होता है, ठीक है, जिसे हम महसूस कर सकते हैं। पदार्थ को हम महसूस, क्योंकि वायु भी एक पदार्थ है, वायु को हम महसूस कर सकते हैं। स्वाद, कोई वस्तु को खा करके हम उसके स्वाद को महसूस कर सकते हैं, छींक के किसी चीज को महसूस कर सकते हैं। तो पदार्थ वह है जो स्थान घेरती है, जिसका एक निश्चित द्रव्यमान होता है, जिसे हम क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं, उसको पदार्थ बोलते हैं। तो देख लेते हैं कौन सी परिभाषा इसमें। पहला आपका ऑप्शन है आपका स्थान घेरता है और जिसका एक निश्चित द्रव्यमान होता है, सही बात है, ये भी है। दूसरा देख लेते हैं हमारा, दूसरा है स्थान घेरता है लेकिन इसका कोई निश्चित द्रव्यमान नहीं होता, तो ये तो नहीं है ऑप्शन, है ना हमारा, ये नहीं हो सकता। एक निश्चित द्रव्यमान के साथ एक ठोस के रूप में मौजूद रहता है, गलत है। पदार्थ हमेशा ठोस ही हो, जरूर थोड़ी ना। 5 प्रकार का पदार्थ होते हैं, कौन कौन से होते हैं? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन, है ना, आइंस्टाइन। तो आपके इस 5 प्रकार के पदार्थ होते हैं। इसके बाद चौथा है आपका एक निश्चित द्रव्यमान एवं एक निश्चित आकार का होता है, गलत। निश्चित द्रव्यमान एवं निश्चित आकार का होता है, गलत। इसमें आपका जो सही है, आपका आंसर कौन है? पहला ऑप्शन जो है आपका सही है, स्थान घेरता है जिसका एक निश्चित द्रव्यमान होता है। ज़्यादा परिभाषा उसने लिखी नहीं, बाकी इसमें लिख सकते हैं जिसको महसूस किया जा सकता है छू करके, है ना, किसी भी माध्यम से जिसको आप महसूस कर सकते हैं, वो भी क्या है? एक पदार्थ है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हमारा 34वां। CuSO4 के 1 बिलियन जिसमें लाल भूरे रंग के ठोस जमा हुआ है, ठीक है, उसे हटाने तथा विलयन को नीले रंग के रंगहीन बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाली उपयुक्त धातु का चयन करें। तो देखिए, कॉपर सल्फेट है आपका यहाँ पर CuSO4। कॉपर सल्फेट के विलयन में जिसमें एक लाल रंग की ठोस जमा हुआ है, एक लाल रंग का ठोस कुछ जमा हुआ है, उसे हटाने के लिए विलयन के नीले रंग के रंगहीन बना, और विलयन को नीले रंग से रंगहीन बनाने के लिए कि जिसमें कोई रंग ना रहे, के लिए प्रयुक्त होने वाले उपयुक्त धातु कौन से, किस धातु का उपयोग करते हैं?
तो ये तो प्रैक्टिकल से ही आप अच्छे से समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो सही आंसर होता है वो होता है आपका जस्ता। जस्ता का उपयोग हम करते हैं। सोना और चांदी का तो वैसे नहीं करते, आप जानते हैं कितनी महंगी धातु है, तो इसका उपयोग तो हम वैसे भी नहीं करते हैं ना इन चीज़ों के लिए। इसका पारा, तो पारा जो है पारा का उपयोग नहीं करते हैं, कॉपर है ना। इसके बाद क्या बता, जिंक, जस्ता, तो जेड का हम उपयोग करते हैं। ठीक है, जेड का उपयोग करते हैं। तो इसमें आपका सही ऑप्शन है चौथा, चौथा ऑप्शन आपका सही है। इसका नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हमारा। 35वां प्रश्न है, तेज धार वाली धातु की पिन आसानी से लकड़ी के बोर में घुस जाती है। मतलब पैनी जो वस्तु कोई हथियार है वो आसानी से किसी भी जगह पे जो है घुस जाता है, कम बल लगाने पर भी। तो वो क्यों होता है? क्योंकि उस पर दाव बढ़ जाता है। ठीक है, क्या बढ़ जाता है? दाव। कोई वस्तु पैनी हो तो उसके पॉइंट पे दाव की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे वो वस्तु जो है बहुत जल्दी उसके अंदर चली जाती है। जैसे हमारा देख लेते हैं ऑप्शन, संपर्क क्षेत्र कम होने से बल बढ़ता है। ठीक, संपर्क क्षेत्र कम होने से बल कम होता है। तीसरा ऑप्शन है संपर्क क्षेत्र कम होने से दाव कम होता है। और चौथा ऑप्शन है संपर्क क्षेत्र कम होने से दाव बढ़ जाता है। तो देखिए, संपर्क क्षेत्र कम होने से दाव बढ़ जाता है, ये आपका सही ऑप्शन है। तो सही आंसर है आपका संपर्क क्षेत्र कम होने से दाव बढ़ जाता है। इसका नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, 36वां हमारा क्या है। 36वां प्रश्न है हमारा, शून्य सुधार के साथ एक स्क्रू गेज एक तार के व्यास को मापने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले एक निम्नलिखित रीडिंग देता है। या ठीक है, पिच मापक रीडिंग 0 और हेड मापक रीडिंग 52 खंड दिया गया है कि मापन का 1 हेड मापन के 100 खंडों के अनुरूप है। उपयुक्त सूचना के से तार का व्यास ज्ञात करना है। ठीक है ना, ये एक सवाल है और नहीं भी है, आपको सही से समझ में नहीं आया होगा, एक सेकंड है ना। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ इसका कितना आएगा आंसर। आपका है कितना इसमें, 0 और हेड मापक रीडिंग है 52। 0 और 52 है आपकी हेड, 52 कितना है, खंड है। खंड है आपका 52। और यदि मैं यहाँ पर गलत है क्या, 1 मिलीमीटर, ठीक है ना, 1 मिलीमीटर, ठीक है, ठीक है ना। यहाँ पे मापक है आपका कितना, जिससे आप माप रहे हैं, वो है आपका कितना, 1 का, 1 का। इसको आप देखिए, आपका आंसर जो दिया गया है आप देखेंगे, देखिए कभी कभी ऑप्शन से मैथ पढ़ते होंगे तो आप जानते होंगे, ऑप्शन से आंसर आपका सेंटीमीटर में दिया गया है। तो आप को बदलिए सेंटीमीटर में। 1 बराबर कितने सेंटीमीटर में होगा? 1 बराबर होता है, देखिए 10 बराबर 1 सेंटीमीटर होता है। तो 1 के लिए क्या करेंगे, 1/10 कर देंगे, जब सेंटीमीटर में बदलेंगे हम। तो आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 0.0 या 0.1 कह सकते हैं आप, 10 का भाग देंगे 0.1, ठीक है ना, 0.1 आपका आ जाएगा। 0.1 आपका आ गया क्या, हेड हेड मापक आ गया। अब इसमें खंड हैं कितने, 100। कितने खंड हैं, 100। 52 खंड के लिए है तो पहले खंड को बदलेंगे तो क्या बनेगा आपका, देखिए 52/100, ठीक है ना, 52/100 मल्टीप्लाई 0.1, मल्टीप्लाई 0.1। तो आप इसका भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका, आपका इस 52 में देंगे तो आपका आ जाएगा 0.52 मल्टीप्लाई 0.1। अब इसका गुणा कर लीजिएगा तो आपका गुणा कितना आएगा, आपका आएगा 0.052 cm, सेंटीमीटर में आ जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर में बदला था हमने, सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो जिस भी ऑप्शन में आपका है 0.052 सेंटीमीटर, वो आपका सही है। तो आप देखेंगे आपका इसमें पहला ऑप्शन है 0.0052, तो ये नहीं है आपका। दूसरा ऑप्शन है आपका 0.052, तो दूसरा ऑप्शन में आपका जो है आंसर मिल रहा है। तो दूसरा ऑप्शन आपका सही है, दूसरा ऑप्शन आपका सही है। इसके बाद यह जो है आपके ऑप्शन गलत है। तो इसमें आपका सही आंसर है आपका दूसरा वाला। इसमें आपको क्या करना है, 1 के जो आपका जिससे आपको हेड मापक है उसको आपको बदलना है। पहले 1 को बदलना है आपको किसमें, सेंटीमीटर में। तो 10 बराबर क्या हो गया, 1 सेंटीमीटर। तो 1/10 कर देंगे हम तो सेंटीमीटर में आ जाएगा, तो 0.1 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब 52 खंड को मापने के लिए कितना
52 खंड मापते हैं, मापने के लिए आपको लगता है 0.1 सेंटीमीटर। तो ये 100 खंडों में अगर ये विभक्त करना है तो क्या है, 100 खंडों के अनुरूप ज्ञात करना है। 100 खंडों के अनुरूप ज्ञात करना है तो 52 बटे में 100 हो जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.1। तो इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एक प्रश्न देख लेते हैं हमारा 37 है, जब एक तांबे का पात्र लंबे समय तक आर्द्र वातावरण में रहता है तो उस पर एक हरे रंग की परत जम जाती है। ये पढ़ा होगा आपने बिल्कुल। हम ये बोल रहे हैं आपको कि जैसे मैं प्रश्न ओल्ड पेपर उठाया हूँ मैंने 2019 का, इसमें पूरे प्रश्न 9-10 के मिल रहे हैं। मैं पढ़ाता हूँ 9-10 की, तो इसमें सारे प्रश्न जो है 9-10 के विज्ञान के मिल रहे हैं। और मैं आपसे हर बार बोलूँगा कि आप इसे जरूर पढ़िए, 9-10 के विज्ञान को एक बार जरूर पढ़िएगा। ठीक है, थोड़ा ये बस ये गलत टाइप हो गए हैं, यहाँ से होना था टाइप, इसको आगे कोई बात नहीं, हम पढ़ लेते हैं। जब एक तांबे का पात्र, इसीलिए बोलते हैं कि तांबे के पात्र में दही को नहीं रखना चाहिए, ठीक है ना, दही को रखने के लिए मना किया जाता है तांबे के पात्र में, है ना। ठीक है, देख लेते हैं। जब एक तांबे का पात्र लंबे समय तक आर्द्र वातावरण में रहता है तो उस पर एक हरे रंग की परत चढ़ जाती है। ठीक है, हरे रंग की परत जम जाती है या चढ़ जाती है। यह हरा पदार्थ किन तत्वों का एक मिश्रण है। तो यह हरा पदार्थ जो होता है किसका बना हुआ होता है, तो जिसको ये है आपका जो है तांबे पर चढ़ा है, तो ये है आपका कॉपर ऑक्साइड कहते हैं इसको। ठीक है, कॉपर मतलब तांबा, और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके बना लेता है कॉपर ऑक्साइड और आर्द्रता के साथ। तो इसमें जो है आपका है CO3 आपका बन जाएगा। इसमें क्या बनेगा, CO3। तो आप देख लीजिएगा आपका इसमें जो है ऑप्शन CO3 कहाँ पर है। तो आपका बनेगा, और क्या क्या बन सकता है देख लेते हैं। कॉपर हाइड्रोक्साइड और वायु के साथ जल के साथ क्रिया करके कॉपर OH का होल ट्वाइस या हाइड्रोक्साइड बोलते हैं इसको, और CuO, है ना। तो इसमें आपका जो होगा मेन तो यहाँ पर सेम टू सेम ही है। आपको देखो कॉपर हाइड्रोक्साइड है यहाँ पर, लेकिन नेक्स्ट आपको देखना है CuCO3 कहाँ पर बनना है, किस ऑप्शन में बनना है। तो एक तो CuCO3 यहाँ पर बन रहा है, एक आपका यहाँ पर बनना है, लेकिन इसके साथ ए नहीं बनता, CuO नहीं बनता है। कौन सा बनेगा आपका, CuOH का होल ट्वाइस और CuCO3। तो आपका सेकंड ऑप्शन सही है, सेकंड ऑप्शन आपका सही है। तो इस प्रश्न का आपका जो सही आंसर है वो है कौन सा, सेकंड, CuOH का होल ट्वाइस एवं CuCO3 बनता है, जो हरा पदार्थ होता है ये वह है। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, देख लेते हैं। कोलाइड के अनुचित गुणधर्म का चयन कीजिए। देखिए कोलाइड फिर आ गया, कोलाइड भी आ गया आपका, ठीक है। तो कोलाइड के अनुचित गुणधर्म का चयन करना है, ठीक है। इसमें है कोलाइड के कण तब तक नहीं जमते जब तक कि उन्हें शांत नहीं छोड़ दिया जाता, यानी यानी आप देखिए इसमें ऑप्शन है, कोलाइड विलयन काफ़ी स्थिर होते हैं। कोलाइड विलयन क्या कहलाते हैं, जैसे आपको हम बता दें, आपने क्रीम व्रीम देखी होंगी कोई, है ना, जो फेस वॉश होते हैं या बालों में लगाने वाली क्रीम है, या आप एक सिंपल तरीके से समझ लीजिए पानी में इंक मिला दीजिएगा, है ना, पानी में नील मिला दीजिएगा, वो भी एक कोलाइड विलयन बन जाता है, ठीक है ना। समांगी मिश्रण विषमांगी निलंबन कोलाइड, ये आपके जो है 9th क्लास में है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देख लेते हैं, कोलाइड विलयन काफ़ी स्थिर होते हैं। दूसरा ऑप्शन है आपका, कोलाइड कण सामान्य आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है ना। ये आपको क्या करना है इसमें, अनुचित, हाँ अनुचित गुणधर्म, ठीक है, तो ये सही है। कोलाइड विलयन काफ़ी स्थिर होता है, ठीक है। कोलाइड विलयन सामान्य के कण जो है सामान्य आंखों से नहीं दिखाई देते हैं। जैसे आपको नील मिला दिया आपने पानी में, तो नीला तो दिख रहा है लेकिन उसके कण थोड़ी ना आप देख पा रहे हैं ना। जैसे मिट्टी के कण अगर आपने मिला दिए तो मिट्टी के कण आपको बाकायदा दिखेंगे, पत्थर मिला दिए तो वो भी दिखेंगे, है ना। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, कोलाइड का कण का आकार 10⁻⁻7 से 10⁻⁵ सेंटीमीटर की सीमा में होता है, ये भी सही है। नेक्स्ट है आपका, एक कोलाइड विलयन प्रकृति में सजातीय होता है, तो एक गलत है। मतलब प्रकृति में पाया जाता है मुक्त रूप में, या कह सकते प्रकृति में सजातीय होता है, तो नहीं, ये गलत है। प्रकृति में सजातीय नहीं होता है, यह अपन बनाते हैं। तो कोलाइड विलयन प्रकृति में सजातीय नहीं होता है। चौथा ऑप्शन आपका, यदि अनुचित गुणधर्म में पूछा है तो चौथा ऑप्शन आपका सही है, फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। इसका नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हमारा, मानव शरीर में रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए एक ट्रेसर के रूप में प्रयुक्त होने वाला एक समस्थानिक की पहचान कीजिए। तो वो होता है आपका सोडियम 24, ठीक है ना। एक समस्थानिक कौन सा होता है, सोडियम 24। यहाँ पर थक का पता लगाने के लिए एक ट्रेसर के रूप में प्रयुक्त होने वाले एक समस्थानिक की पहचान कीजिए।
तो इसमें पढ़ लीजिएगा। यूरेनियम का उपयोग नहीं कर सकते, व्यक्ति वैसे ही मर जाएगा क्योंकि वो रेडिएशन है, ठीक है। आयोडीन का नहीं करते क्योंकि आयोडीन होता भी हमारे पास है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका सोडियम। तो इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम 24 Na24 का उपयोग किया जाता है। तो आपका सही आंसर है तीसरा। आपको याद रखना ये चीज़ें, है ना, केमिस्ट्री में, कि सोडियम 24 का उपयोग कहाँ किया जाता है? समस्थानिक के रूप में, ठीक। रक्त के थक्के के पता लगाने के लिए एक ट्रेसर के रूप में सोडियम 24 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, लोहे और लोहे और वाष्प अभिक्रिया से बनने वाला उत्पाद क्या है? तो Fe3O4 होता है, ठीक है। लोहे और वाष्प की अभिक्रिया से बनने वाला पदार्थ जो होता है Fe3O4। तो जहाँ पर भी आपको ये सब बना है ऑप्शन में, वो आपका ऑप्शन सही है। FeO गलत है, FeH गलत है, Fe2O3 गलत है, Fe3O4। तो आपका ये सही है आंसर। कौन सा ऑप्शन सही है? चौथा ऑप्शन सही है, Fe3O4। लोहे और वाष्प अभिक्रिया से बनने वाला उत्पाद है Fe3O4। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, परिस्थितिक तंत्र में अपघटकों की भूमिका होती है। परिस्थितिक तंत्र जो होता है उसमें जो अपघटक होते हैं या छोटे जीव जो होते हैं आपके, उनकी क्या अभिक्रिया भूमिका होती है? तो देखिए मैं आपको पहले ही बता दें, वो छोटे जीव क्या करते हैं। जैसे कोई बॉडी है, मान लेते हैं कोई बॉडी है, तो उस बॉडी को खा करके उसको तोड़ देते हैं, है ना, और उसको मिट्टी में मिला देते हैं। तो एक बॉडी कार्बनिक पदार्थ होती है। कार्बनिक पदार्थ को किसमें बदलने का काम करते हैं? अकार्बनिक पदार्थ में, ठीक है ना। एक वृक्ष है, पेड़ है, तो वो भी एक कार्बनिक है। उसको खा करके दीमक जो है उसको बिल्कुल मिट्टी में मिला देते हैं, तो उसको बोलते हैं कार्बनिक से अकार्बनिक में बदलने का कार्य। तो जो अपघटक होते हैं वो क्या काम करते हैं? वो कार्बनिक पदार्थ को किस में बदलते हैं? अकार्बनिक पदार्थ में बदलते हैं। अब अपना ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है हमारा पहला, वे कार्बनिक यौगिक का कार्य नहीं करते, ठीक है। ऑप्शन बी है, अकार्बनिक पदार्थों को सरल रूप में परिवर्तित करना, अकार्बनिक पदार्थों को सरल रूपों में परिवर्तित करना, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है, कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक रूपों में परिवर्तित करना। तो देखिए ये आ गया आपका जो है, कार्बनिक पदार्थों को किस में बदल देते हैं? अकार्बनिक रूपों में परिवर्तित कर देते हैं। तो तीसरा ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट है आपका, अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित करना, तो ये भी नहीं है आपका। इसमें सही शब्द कौन सा है? तीसरा ऑप्शन सही है। कार्बनिक पदार्थों को किस में बदल देते हैं? अपघटक अकार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं। इस पर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है? 42, तड़ित रोधक निम्न में मदद करता है। जो लाइटनिंग या तड़ित रोधक लगे होते हैं, हम अपने छतों पे लगवाते हैं, जो बड़े बड़े टावर होते हैं उनके ऊपर लगते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंगों के ऊपर लगते हैं। जो बिजली गिरती है ना, तड़ित रोधक उसको बोलते हैं, जो बिजली को खींच लेते हैं। जो लाइट गिरती है बरसात के समय पर चमकने के कारण चार्ज गिरता है, डिस्चार्ज होता है जब वो, तो उससे बचने के लिए क्या होता है? तो इसमें आप जानते हैं कि तड़क रोधक किसका काम करता है? वो उसको खींच करके वो कहाँ जमीन में डिस्चार्ज कर देता है। ये सब लोग जानते हैं, तो इसको पढ़ के ही आपको ऑप्शन बन जाएगा। तड़ित के समय विद्युत आवेशों को संग्रहित करने में, संग्रहित नहीं करते विद्युत आवेशों को वायुमंडल में छोड़ने में, नहीं वायुमंडल में नहीं छोड़े जबकि लेते बादलों में आवेशों को उत्पादन से बचने में, ठीक है, ये भी गलत है। विद्युत आवेशों को भूमि में स्थानांतरित करने में, तो ये सही है। विद्युत आवेशों को भूमि में स्थानांतरित करने में इनका उपयोग होता है। तो ये क्या है आपका? फोर्थ ऑप्शन सही है। इसमें 42 का फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा 43। 30 दिनों में एक महीने में प्रति दिन 10 घंटे के लिए 5 वाट के 10 बल्बों का प्रयोग होता है। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए वाट क्या होता है। आपने 0 वाट का बल्ब देखा होगा, आपने 0 वाट का बल्ब देखा होगा। मैं यदि आपसे बोलूं कि 0 वाट का बल्ब नहीं होता है, नाम भले दिया गया है 0 वाट का, कोई बल्ब नहीं होता है। वाट का मतलब वह होता है ऐसा बल्ब जो 1 घंटे में जितनी विद्युत का उपयोग करे उसे उतने वाट का बोलते हैं। जैसे आप देखेंगे, जैसे आपके अभी एलईडी वाले बल्ब आने लगे तो बहुत ही कम लाइट खाते हैं, लेकिन उसी में बात कर लेते हैं। जैसे आपके 5 वाट का बल्ब है, 5 वाट का बल्ब का अर्थ होता है कि वो 1 घंटे में 5 वाट इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करेगा, ठीक है। और 1000 वाट बराबर होता है 1 यूनिट। 1000 वाट बराबर क्या होता है आपका? 1 यूनिट या किलो वाट, ठीक है ना। 1000 वाट बराबर होता है 1 किलो वाट है, उसी को बोलते हैं हम 1 यूनिट की बिजली, ठीक। अब आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर देख लेते हैं हमारा कि 30 दिनों तक जल रहा है, ठीक, 30 दिनों तक जल रहा है महीने। प्रति दिन 10 घंटे जलते हैं 5 वाट के बल्ब। तो 5 वाट का बल्ब जलता है 10 घंटे, तो 1 घंटे में 5 वाट, तो 10 घंटे में कितना? 50 वाट,
ठीक है, 50 वाट ये हो गया। लेकिन ऐसे कितने बल्ब हैं, 10 बल्बों का प्रयोग किया जाता है। एक घर में ऐसे 10 बल्ब होते हैं, तो मल्टीप्लाई की दिया हमने कितना, 10, तो कितना हो गया हमारा 500 वाट हो गया। एक दिन में जलती है कितने, 500 वाट बिजली। तो 30 दिनों में कितनी जलेगी, तो 30 का गुणा और कर देते हैं हम इसमें 500 वाट में। 30 का गुणा और किया हमने, तो 0, 0, 0, 5, 15, मतलब 15,000 वाट। 15,000 वाट। 15,000 वाट। मैं आपको बता चुका हूँ कि 1 किलो वाट बराबर कितना होता है, 1 केजी वाट बराबर कितना होता है हमारा, आपका होता है 1 केजी वाट बराबर कितना होता है, 1000 है ना। 1 केजी वाट बराबर 1000 वाट। तो बताइए टोटल कितना हो जाएगा, 1000 का भाग दीजिए 15,000 में, तो आपका आ जाएगा कितना, 15 केजी वाट। 15 के वाट है ना, किलो वाट या के वाट है ना, WH। तो 15 के WH है ना, 15 किलो वाट। तो इसमें आपका क्या है, ऑप्शन देखना है आपको, कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन आपका सही है। 15 किलो वाट बिजली की खपत होगी, ऊर्जा की खपत होगी, तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही है। 0 वाट का कोई बल्ब नहीं होता, बल्ब का नाम होता है 0 वाट, 100 वाट, 200 वाट, उसके द्वारा उपयोग की जाने वाली 1 घंटे में विद्युत का, है ना, कितने वाट की बिजली उपयोग करता है, कितने वाट बिजली उपयोग करता है 1 घंटे में। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 इंटू 7H2O के सूत्र इकाई द्रव्यमान की गणना करें। परमाणु द्रव्यमान आपको ज्ञात करना है, ठीक है, इसमें बताना है आपको परमाणु का द्रव्यमान। तो देखिए Mg है, Mg बराबर 24, S बराबर है 32, O बराबर है 16, तो 16 और समझो O4 है, तो 16 गुणा 4 कर लीजिएगा। ऐसे आपको जोड़ना है, ठीक है, इनको जोड़ना है। सूत्र इकाई या द्रव्यमान इकाई कहते हैं इसको। ऐसे इस प्रकार के प्रश्न भी आपकी 9th क्लास में है और किए होंगे आपने, और नहीं किए हैं तो उठा लेना है, पहले दूसरे तीसरे चैप्टर के आसपास ही हैं ये वाले सवाल, तो आप कर लेंगे, ठीक है। इसमें क्या करना है, इसका द्रव्यमान निकालना है, परमाणु द्रव्यमान। तो Mg हमारा 24, ठीक है, 24 प्लस, प्लस लगता है, ठीक है, बीच में। S का है हमारा 32, तो 32 सिर्फ S है ना। इसके बाद प्लस O का है हमारा 16, तो O4 है, तो 16 गुणे 4, 16 चौके 64। इसके बाद आ जाएगा प्लस 7H, तो H का है 1, तो 7H का कितना हो जाएगा 7, H2 है, सॉरी H2, 7 दूनी 14 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 14। इसको 1 बना लेते हैं हम, है ना, 14 हो जाएगा इसका, 7 दूनी 14 H2। O का कितना है आपका 7 है O, तो 7, और यहाँ पर O है 16, तो 16 गुणे 7 हो जाएगा, 16 गुणे 7, 16 गुणे 7, तो ये कितना आता है 7 छंग 42 की 2, और 7 एकम 7 और 4 11, 112 ये हो गए हमारे। अब सभी को जोड़ दिए, 24, 32, 64, 14 और 112 को जोड़ेंगे तो 2, 4, 6, 4, 10, 2, 12, 12 और 4 16 की 6, ठीक है ना, 16 की 6 हासिल एक आ जाएगी, 1, 1, 2, 3, एक हासिल के जोड़ जाएंगे तो 3, 3 के बाद 6, 9, 9 और 3 12, और 12 और 2 कितने हो जाएंगे 14 की 4, हासिल कितना बचा, 1 बचा हमारा। इसके बाद 1 और 1 2, तो 246 युग जिसका भी है, 246 युग, वह आपका ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन आपका सही है 246 युग। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, यूनिफाइड कहते हैं इसको, ये यू का एक मैं नाम बता दूंगा, मुझे याद नहीं है क्लियर अच्छे से, है उस क्लास में है, उस बुक में है, वो थोड़ा अजीब नाम है तो मैं भूल गया हूँ उसका, क्लियर करके बता दूंगा, या आप लोग भी उसको देख करके बता दीजिएगा। इसके साथ फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से यही इसी प्रकार के ओल्ड प्रश्न उत्तर जो है लेके आऊँगा, आपके ओल्ड पेपर में पूछे गए MCQ। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एवं कमेंट कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो अपने तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा यदि वह TET की तैयारी कर रहे हैं। साथ में यदि वो किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए उसमें साइंस के जीके आते हैं, आप लोग वो उसके लिए वीडियो देख सकते हैं। इसमें साइंस से संबंधित जो है आपके MCQ ही दिए गए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स।